निहारिका सुबह सुबह जब डोरबेल बजने पर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसका भतीजा मयंक गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र लिए खड़ा है। भाई भाभी नहीं आए? नहीं, उन्हें और कामों से फुर्सत ही कहाँ थी, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ। इसी बहाने आप सब लोगों से मिलना भी हो जाएगा। कल आपको और फूफा जी को ज़रूर आना है। निहारिका मुस्कुराकर सिर हिला देती है। अगले दिन जैसे ही निहारिका मायके में गाड़ी से नीचे पैर रखती है, दोनों भाई दौड़कर निहारिका के पास आते हैं। दीदी, सामान उठाने का कष्ट आप क्यों कर रही हो? हम सब ले आएंगे। आप और जीजाजी अंदर चलिए। दोनों भाभियां मेन गेट पर आरती के थाल के साथ स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। खूब आदर सत्कार के साथ दोनों घर के अंदर पहुँचे। उन्हें आराम से सोफे पर बिठाया गया, जलपान करवाया गया। उनसे बार बार हर कोई पूछ रहा था, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अगर कुछ चाहिए तो बताइए। घर का हर कोई सदस्य उनके आसपास ही मंडरा रहा था। ये लो जीजी, आपका मनपसंद आमरस बनवाया है। आपको बहुत पसंद है ना? आज आप इतने दिनों से आई हैं तो घर में एक अलग तरह की रौनक सी लगा दी है। बड़ी भाभी मुस्कुराकर बोली। हाँ जीजी, आज तो घर की अलग ही रौनक है। तभी छोटी भाभी अंदर से कचौरियाँ लेकर आती हैं। आपकी पसंद की कचौरियाँ मंगवाई है रामू हलवाई की दुकान से। आप पहले जब भी आती थी तो अपने भाइयों से यही मंगवाती थी ना? निहारिका यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो इतने सालों के बाद घर की बेटी होने का मान सम्मान तो मिल रहा है, वरना पहले ये लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। कुछ देर भाई भाभीियों का हालचाल जानकर निहारिका सोने के लिए अपने पुराने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी छोटी भाभी बोली, जीजी आप एसी वाले कमरे में चली जाओ, वह कमरा आपके लिए कल ही खाली करवा दिया था। अभी इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी भाभी? परेशानी की क्या बात है जीजी, बस आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जीजी, बच्चे आ रहे हैं ना कल? हाँ, वो लोग कल पहुंच जाएंगे। यह कहकर निहारिका कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। पर निहारिका को आज नींद कहाँ आने वाली थी। निहारिका के सामने बार बार पुरानी यादें तैर आती हैं। राघव प्रसाद जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे कुलदीप और संदीप और एक बेटी निहारिका। कोई ज़्यादा बड़ा व्यवसाय भी नहीं था। अपने छोटे से व्यवसाय से अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण किया। विवाह योग्य होने पर निहारिका की शादी कर दी गई। निहारिका के पति विपुल की छोटी सी नौकरी थी, पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दोनों भाइयों के अच्छे कारोबार फलने फूलने लगे। धीरे धीरे संपत्ति, रुपया, पैसा सब आ गया। निहारिका और विपुल को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं थे। दोनों भाइयों की शादी में सब कुछ निहारिका और विपुल ने ही संभाला था। पर कहते हैं ना कि रिश्ते पैसों के तराजू में तोल दिए जाते हैं। निहारिका को कमज़ोर मानकर उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। दोनों भाभी जब चाहे तब उसे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और दोनों भाई भी कुछ ना कहते, बस चुपचाप देखते रहते। वैसे तो निहारिका अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहती थी, मायके कम ही आती थी, पर जब माँ जानकी जी और राघव प्रसाद जी जीवित थे तब तो महीने में एक चक्कर तो मायके का लगा ही लिया करती थी। जैसे ही घर की बागडोर भाई भाभी के हाथ में आ गई, सब कुछ बदल सा गया था। अब रिश्ते पैसों की तराजू में तुलने लगे थे। निहारिका जब मायके आती तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता जैसे वह उन पर कोई बोझ है। उसका सामान ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहता। कमरा तो दूर की बात है, सोने तक की व्यवस्था नहीं की जाती। कभी छत पर तो कभी हॉल में बिस्तर लगाकर सो जाती। घर के कामों में लगी रहती, रसोई में भाभीियों के साथ हाथ बटाती। अगर खाने में कुछ भी कमी होती तो घर के सारे लोग उसे ही बुरा भला कहते। निहारिका के 2 बच्चे थे, रोहित और मिताली। उनके साथ भी खराब व्यवहार किया जाता। उन्हें किसी न किसी चीज़ के लिए दुत्कारा जाता। जीजी, आपने अपने बच्चों को बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए हैं। कितने बिगाड़ रखे हैं, बड़ों का जरा भी लिहाज करना नहीं जानते। हमारे बच्चों के खिलौने तोड़ देते हैं तो
कभी उनके साथ मारपीट तक करने उतर जाते हैं। निहारिका की खूब बेइज्जती की जाती। खुद के बच्चों के लिए ऊंचे से ऊंचा सामान लिया जाता। निहारिका को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता, पर वह यह सोचकर रह जाती कि आखिर है तो अपने ही, अपनों से क्या लड़ना झगड़ना। एक दिन निहारिका की सब्र की सारी हदें टूट जाती हैं जब बड़ी भाभी दौड़ी दौड़ी आई और घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। मेरी अलमारी में जो सोने की चेन रखी हुई थी वह अब वहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। कल ही मैंने देखी थी, वहीं पर ही थी। भाभी सही से देखो, वहीं पर ही होगी, घर से कहाँ जाएगी। इतने में ही छोटी भाभी बोलती है, मैंने सुबह ही निहारिका जिज्जी को आपके कमरे में से निकलते हुए देखा। कहीं जिज्जी ने ही तो आपकी चेन नहीं चुराई है। जिज्जी आपकी नज़र उस चेन पर थी तो बोल ही देती, हम ऐसे ही आपको वो चेन दे देते, ऐसे चुराने की क्या ज़रूरत थी। यह सब सुनकर निहारिका दंग रह गई। उसके कुछ बोलने से पहले ही घर के सब लोग निश्चय कर चुके थे कि वही चोर है। छी जिज्जी, एक चेन के लिए आपका ईमान डोल गया। निहारिका सब सुनकर दहाड़ती हुई बोली, बस कीजिए, आप लोग क्या मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए जा रहे हैं। कह रही हूँ ना, मैंने आपकी सोने की चेन नहीं देखी। भाभी आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं, और भाई साहब आप चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। मैं और मेरा परिवार आपके जितना अमीर तो नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम चोरी जैसे छोटे काम करने लग जाएं। निहारिका जिज्जी देखो, जब लता कह रही है कि उसने आपको कमरे से निकलते हुए देखा, तो यह झूठ कैसे हुआ। वैसे भी अलमारी से चेन गायब है और अभी तक चेन मिल भी नहीं रही। इसका मतलब आपने ही कुछ किया है। चलो जिज्जी के सामान की तलाशी करके पता लगाते हैं कि इन्होंने चेन ली है या नहीं। घर के सभी लोगों के सामने निहारिका का सर शर्म से झुक गया। जिसके जो मन में आ रहा था बोले जा रहा था। रिश्तों की सारी मान मर्यादा खत्म हो चुकी थी। तभी बड़े भाई भाभी की बड़ी लड़की नेहा आई। मम्मी ये लो आपकी चेन। नेहा, ये चेन तुम्हारे पास कैसे आई। मम्मी आप ही से तो कल पूछकर मेरी दोस्त की सगाई में पहनने के लिए ली थी, और आपने कहा कि अलमारी में है, वहाँ से ले लो, तो वही वापस आपको देने आई हूँ। देखो भाभी, मैंने कहा था कि मैंने आपकी चेन नहीं ली, फिर भी आप लोगों ने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया, और यह सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तभी बड़ी भाभी बोलती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी, अब चेन मिल गई है तो क्यों परेशान होना। और घर के सभी लोग चुपचाप अपने अपने कामों में लग जाते हैं। किसी ने भी निहारिका से एक बार माफ़ी मांगना भी ठीक न समझा। रात को सभी अपने कमरों में सोने चले गए। निहारिका ने बड़ी मुश्किल से वह रात निकाली। अगली सुबह निहारिका ने तुरंत अपना सामान उठाया और अपने घर के लिए रवाना हो गई। निहारिका को जाता देख किसी ने उसे रोकने की कोशिश न की। निहारिका के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के कारण उसने कभी मायके न आने की कसम खा ली। निहारिका ने किसी को कुछ न कहा और अपने आगे के जीवन को संवारने में लग गई। अपना एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला ताकि विपुल की मदद हो जाए। अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। दिन यूं ही गुजरते रहे। निहारिका के दोनों बच्चे राहुल और मिताली के अच्छे व्यवसाय हो गए। राहुल राजस्व विभाग में तो मिताली डॉक्टर। निहारिका का छोटा सा मकान अब बड़े महल में बदल रहा था। सारी सुख सुविधा निहारिका के पास थी। निहारिका ने इन सालों में अपने भाई भाभी से बात नहीं की और ना उन्होंने कभी निहारिका से बात की। पर जब भी भाई भाभी के बच्चे शहर में काम के लिए आते तो उनकी पूरी मदद करती। कुछ समय बाद छोटे भाई भाभी की लड़की की शादी थी। निहारिका को मनाने के लिए मायके के सब लोग आए। जीजी, हम लोगों से गलती हो गई उस दिन, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। निहारिका कुछ ना बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। विपुल भी निहारिका के पीछे पीछे जाता है। क्या हुआ निहारिका, तुम ऐसे बिना कुछ बोले कमरे में क्यों आ गई। निहारिका ने सारी बात विपुल को बताई। सब सुनने के बाद विपुल बोला, माना कि उन्होंने तुम्हारे
साथ गलत किया, पर उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए वो तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए भी तो आए हैं। निहारिका सब भूलकर अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। तभी बाहर की आवाज़ सुन निहारिका अपने अतीत की यादों से बाहर आती है। आज सब कुछ होने के बाद भी उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यह समझ नहीं आया कि आज उसकी आंखों में आंसू खुशी के हैं या उसके दुख के, जो कभी उसके जीवन में था।